हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के उदय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे आपके महाजनपद बने। तो हमने पढ़े थे पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है आपका वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद आता है आपका महाजनपद काल। तो वैदिक काल तक आते आते लोगों ने गांव बसाने शुरू कर दिए थे, यानी कि वो कबीलों के रूप में रहने लगे थे। तो कबीले, जिन्हें हम जन बोलते हैं, कबीलों को ही क्या कहा गया है, जन कहा गया है। और यही जन जब बहुत बड़े हो गए तो इन्हें ही क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। महाजनपद का काल लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, और इसी काल को लौह युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमें लोहे के औजार और हथियार मिलने लगे हैं। यानी कि जो आपका महाजनपद काल है, यहाँ पर लोगों ने आयरन का यूज करना शुरू कर दिया है। किसके लिए? फॉर मेकिंग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। कृषि, व्यापार और बस्तियों के विकास और राजनीतिक एकीकरण के कारण आपका किसका उदय हुआ? महाजनपदों का उदय होने लगा। अगर हम महाजनपदों की संख्या की बात करें तो हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे षोडश महाजनपद भी कहते हैं। इनका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय आपका एक बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की एक बुक है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है, और उसी में 16 महाजनपदों का नामों का उल्लेख मिलता है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। ये जो महाजनपद है, ये आपके उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में फैले हुए हैं, और सिर्फ एक महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में भी था। तो सबसे पहला महाजनपद है आपका काशी। काशी की जो कैपिटल है वो है वाराणसी। देखो, ये जो महाजनपद है आपके, इनकी जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम से पूछी जाती है, और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको सारी जो महाजनपद है उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए। तो काशी की कैपिटल है आपकी वाराणसी। काशी आपका जो वाराणसी अभी वाला, वही वाला काशी। कौशल है आपका, कौशल की जो कैपिटल थी वो थी आपकी श्रावस्ती या अयोध्या। अंग की कैपिटल थी आपकी चंपा। मगध की कैपिटल थी राजगृह या गिरिवृज। वज्जी की कैपिटल हुआ करती थी आपकी वैशाली। मल्ल की कैपिटल थी कुशीनगर और पावा। चेदी की कैपिटल थी आपकी शुक्तिमती या शोथिवती। इसी प्रकार से वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। कुरु की कैपिटल थी आपकी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, जहां के आपके महाभारत की कहानी है पूरी, कौरव और पांडवों की, वही वाली। उसके बाद है पांचाल। पांचाल, जहां की पांचाल राजकुमारी थी आपकी द्रौपदी पांचाली। तो पांचाल की थी आपकी अहिच्छित्र व काम्पिल्य। उसके बाद है आपका अश्मक। अश्मक की कैपिटल है आपकी पोतन। उसके बाद है अवंती। अवंती की कैपिटल है आपकी उज्जैनी और महिष्मती। नेक्स्ट है आपका सुरसेन, और सुरसेन की कैपिटल है आपकी मथुरा। अगला जो महाजनपद है वो है आपका गांधार, और गांधार की जो राजधानी है वो है आपकी तक्षशिला। फिर है आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी आपकी क्या है? राजपुर या कपिशा। अब जो इसमें आपका ये अश्मक है, तो अश्मक आपका एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था। तो इसको ध्यान रखना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसकी राजधानी भी आप याद रखना। तो अश्मक की राजधानी क्या है? पोतन या पोतना लिखा होगा कहीं पे आपको, या पोटली भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब ये जो आपके 16 महाजनपद है, इनमें से केवल 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे आपका गणतंत्र हुआ करता था, और यहाँ पर सभा और समितियां शासन करती थी, न कि कोई राजा हुआ करता था। बाकी जो आपके महाजनपद है वहां सभी जगह राजतंत्र था, लेकिन बस 2 ऐसे महाजनपद है जहां आपकी गणतंत्र हुआ करता था। कहाँ? वज्जी और मल्ल में। तो इसको आप ध्यान रखें। और ये जो आपके 16 महाजनपद है, इनमें से 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध बाद में पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था, और इसी मगध साम्राज्य में किसका शासन हुआ था? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन करा था, जिन्होंने पूरे भारत को, और लगभग जो अभी का पाकिस्तान है, वहां वाला जो एरिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, सारा का सारा जो साम्राज्य है वो किसके अधीन आ गया था? मौर्य वंश के अधीन आ गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इन सभी महाजनपदों के उल्लेख मिलते हैं। मगध और कौशल के बीच बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां चलती रही, क्योंकि दोनों बराबरी टक्कर वाले आपके क्या थे? ये महाजनपद थे। गांधार महाजनपद जो है ये आपका इधर पाकिस्तान में पड़ता था, और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। मल्ल आपका मैंने आपको बता दिया, ये आपका क्या था? गणराज्य था, और यहाँ सभा और समिति के जरिए शासन चलता था। अश्मक आपका दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था, और जो अवंतिका है आपकी उज्जैन में है, अवंती है जो, वो महाजनपद का व्यापारिक केंद्र था, यानी कि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था आपका। कौन? अवंती। चीनी यात्री वेनसांग जब भारत की यात्रा में आए थे, तो उन्होंने वैशाली को दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक बताया है।
अब इन महाजनपदों का महत्व क्या है? देखो, महाजनपदों से ही हमें भारत के प्रारंभिक राज्य और राजशाही व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि कैसे भारत में राजतंत्र की स्थापना हुई, राजा उस समय कैसे शासन किया करते थे, कौन कौन से राज्य थे, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी हुआ है, नगरों, व्यापार और कृषि सब में वृद्धि हुई। अब हम बात करेंगे जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध महाजनपद, उसके बारे में। ठीक है, तो मगध प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक था। ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध की राजधानी पहले गिरिवृक्ष थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो इसके उत्तर में गंगा नदी बहती थी, दक्षिण में इसके विंध्य पर्वत हुआ करते थे, पूर्व में इसकी चंपा महाजनपद था और पश्चिम में इसके सोन नदी बहा करती। पाटलिपुत्र जो अभी का पटना है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह पर था उस समय के हिसाब से। और इस जो मगध साम्राज्य, वहां पर लोहे, हाथी, लकड़ी और उपजाऊ भूमि सभी बहुत प्रचुर मात्रा में था, जिसने इसको इतना ज्यादा बड़ा साम्राज्य बनने में बहुत ज्यादा हेल्प। मगध साम्राज्य की बात करें तो इस पर प्रमुख रूप से 3 वंशों ने शासन करा है। सबसे पहला है आपका हयर्क वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है आपका नंद वंश। हयर्क वंश का शासनकाल है 544 ईस्वी से लेकर 412 बीसी तक। शिशुनाग वंश ने शासन किया 412 ईस्वी से 344 बीसी तक। नंद वंश ने शासन किया 344 बीसी से 323 बीसी तक। हयर्क वंश में जो आपके प्रमुख शासक हुए वो हुए बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग वंश में जो प्रमुख शासक हुए वो हुए आपके शिशुनाग और कालाशोक। नंद वंश के प्रमुख शासक था आपका महापद्मनंदन और एक उसका पुत्र था घनानंद। तो महापद्मनंदन के आपके 8 पुत्र थे, लेकिन महापद्मनंदन के बाद जिस राजा का उल्लेख हमें ज्यादा देखने को मिलता है वो है घनानंद का। और घनानंदी या धनानंदी इस नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्क डायनेस्टी के बारे में। हर्क वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने और ये मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक था। ये लगभग मात्र 15 वर्ष की आयु में शासक बन गया था और इसने 52 वर्षों तक शासन करा है। बहुत लंबे समय तक शासन करा बिंबिसार ने। इसने कई सारे विवाह करे और पहले के समय में जो विवाह हुआ करते थे वो होते थे राजनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, यानी कि उन राज्यों से विवाह कर लिया जाता था जो बहुत मजबूत हुआ करते थे, ताकि उनकी शक्ति क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इसकी 3 प्रमुख रानियां थी। पहली थी कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, दूसरी थी वैशाली की राजकुमारी चेलना, ये लिच्छवी वंश की थी, बहुत ज्यादा उस समय का पावरफुल वंश हुआ करता था। तीसरी थी आपकी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा, ये पंजाब की प्रिंसेस थी और इसने गिरिवृक्ष राजगृह को क्या करा, अपनी राजधानी बनाया। अगला जो शासक बना वो बना आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद क्या बन गया, शासन बन गया। इसने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध भी किया और इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत से भी युद्ध किया। प्रसन्नजीत इस युद्ध में हार गया और प्रसन्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा, और वाजिरा की शादी हो गई किसके साथ, अजातशत्रु के साथ। इसने लिच्छवियों के खिलाफ भी बहुत समय तक युद्ध किया और इस युद्ध में इसने 2 हथियारों का यूज करा, जिसका नाम था, एक तो था रथ मूसल और एक था आपका महाशिला टंक। अजातशत्रु ने कुल 32 सालों तक मगध पर शासन करा और उसके बाद इसका पुत्र है उदयन, उसने इसकी हत्या कर दी, किसके लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए। तो जैसा अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, ठीक वैसा ही उदयन ने अपने पिता के साथ करा। तो ये जो आपकी हायरार्की है ना, बिंबिसार, तो बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने उसको मारकर सत्ता प्राप्त करी और उदयन ने अपने पिता को मारकर फिर सत्ता प्राप्त करी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम है पाटलिपुत्र शहर और जिसे आज के पटना के नाम से जाना जाता है। और इसने अपनी राजधानी राजगृह से कहां स्थानांतरित कर दी, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी। और ये जैन धर्म को मानता था। अगर आपसे पूछा जाए उदयन किस धर्म को मानता था, उदयन आपका जैन धर्म को मानता था। ठीक है, और अगर हयर्क वंश के अंतिम राजा की बात करें तो वो उदयन नहीं है। हयर्क वंश का जो अंतिम राजा है वो है आपका नागदशक, और ये नागदशक किसका पुत्र है, उदयन का पुत्र। इसके बाद अगला जो वंश आया वो आया आपका शिशुनाग वंश। तो ये जो नागदशक है, नागदशक का आमात्य हुआ करता था, आमात्य यानी कि मंत्री। तो नागदशक का मंत्री था शिशुनाग। तो इसने, शिशुनाग ने इसको सत्ता से हटा दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। और किस वंश की नींव रखी, अपने ही नाम से इसने वंश चलाया जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग ही था। ठीक है, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा है कालाशोक, वो राजा बना। कालाशोक को पुराण और दिव्यादान में काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसने वैशाली के स्थान पर अपनी जो राजधानी है वो किसे बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया।
तो दोबारा से राजधानी कहाँ लेके चला गया, पाटलिपुत्र ले गया। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। तो ध्यान रखना किस राजा के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उसके बाद बाणभट्ट एक आपके बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं प्राचीन इतिहास के। तो बाणभट्ट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। इस बुक में वो लिखते हैं कि कालाशोक एक बार पाटलिपुत्र में घूम रहे थे और उसी समय जब वो घूम रहे थे तो महापद्म नंदन नामक एक व्यक्ति ने उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी और खुद वो फिर क्या बन गया, राजा बन गया। और इस प्रकार हुए अगले वंश की स्थापना जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है, आपका महापद्म नंदन है। इसे पुराणों में इसे शूद्र बताया गया है। इसने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करी और उपाधि धारण करी एक राट की और एक छत्र की। इसके बाद इसका जो बेटा है घनानंद, वो इस वंश का अंतिम शासक। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा और सिकंदर और अंदर तक आक्रमण करता, लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा थक गई थी, तो उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर को क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। और जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में सिकंदर की फिर मृत्यु भी हो गई थी। तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि सिकंदर का जो आक्रमण है वो किसके समय हुआ था, उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय जो भारत यानी कि जो मगध का शासन था वो किसके पास था, धनानंद के पास था। तो ठीक है, धनानंद के समय में ही सिकंदर ने आक्रमण करा है। और धनानंद क्या था, बहुत ज्यादा एक क्रूर शासक था। इसने जनता पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे। ऐसा बोलते हैं कि जैसा इसका नाम था ना धनानंद, वैसे इसे धन में ही आनंद आता था। इसे धन से बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब पैसा, मतलब इसको बहुत पसंद था। तो इसने क्या करा, अपनी जनता पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। बहुत ज्यादा क्रूर ये शासक था। तो इसके शासन प्रशासन से जनता बड़ी दुखी थी। और उसी समय चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर इसे क्या करा, हरा दिया और एक नए वंश की स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना, जिसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो तब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सिकंदर आपका यूनान का रहने वाला था, तो यूनानी प्रभाव कुछ भारत पे पड़ा। तो सिकंदर ने झेलम नदी पार करी और पोरस से युद्ध लड़ा और पोरस इस युद्ध में हार गया। लेकिन जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, बड़ी फेमस कहानी है, पोरस को जब सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा, जैसा व्यवहार एक राजा दूसरे हारे राजा के साथ करता है। तो इसका मतलब है वो मार देता है। तो इसकी ये बात सुनकर सिकंदर इसके पराक्रम से, इसकी बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया। इसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, तो इसको मजबूरन क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। और इसी कारण से, क्योंकि सिकंदर ने बहुत सारा हिस्सा जो क्या था, वो जो आपका पंजाब के आसपास का, जो पाकिस्तान के जो आसपास का एरिया, वो उसने जीत लिया था। तो वहां पर आपको उसी के कारण क्या हुआ, भारत में यूनानी संपर्क आपको देखने को मिलता है। और इसकी झलक आपको विज्ञान, कला, स्थापत्य कला और जो यहाँ की मुद्रा प्रणाली है सब में देखने को मिलेगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे आराम से। अब ये जो मगध साम्राज्य है वो ही क्यों इतना शक्तिशाली बना, क्योंकि 16 महाजनपद थे, तो कोई और महाजनपद मगध जितना शक्तिशाली क्यों नहीं बन सका, उसके कई सारे कारण है। जैसे कि मगध के पास क्या था, उपजाऊ मैदान था, नदियां थी, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूसरा, लोहे के औजारों और हथियारों की उपलब्धता थी, यानी कि लोहे की खानें थी इस राज्य में, जिस कारण ये उससे आसानी से औजार बना सकते थे, हथियार बना सकते थे। तो जिसके पास हथियार है ऑब्वियसली वही क्या होगा, जीतेगा। हाथी, लकड़ी और खनिज की भरपूरता थी इनके साम्राज्य में। व्यापारिक मार्गों पर इनका नियंत्रण हुआ करता था। अधिकतर जो व्यापारिक मार्ग हैं वो मगध साम्राज्य से होकर जाया करते थे। शक्तिशाली राजवंश आए एक के बाद एक और कुशल प्रशासक आए, जिस कारण ये जो साम्राज्य है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया। यहाँ की जो सैन्य शक्ति और तकनीकी विकास है उसके कारण भी मगध क्या हुआ, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बनने में समर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं वज्जी गणराज्य के बारे में। वज्जी आपका क्या था, एक गणराज्य था, यानी कि रिपब्लिक स्टेट था। यहाँ सभा और समितियां शासन किया करती थी। यहाँ जो राजा होता था उसका चुनाव सभा और समिति के माध्यम से करते थे। और ये पहला ज्ञात गणराज्य है। लिच्छवी, विधेय और ज्ञात्रिक गण ये सब मिलकर क्या करते थे, वज्जी का शासन चलाया करते थे। अब महाजनपद काल में कर प्रणाली कैसी हुआ करती थी, टैक्स सिस्टम कैसा था। तो इस समय कृषि कर, क्योंकि एक ही चीज लोग कर रहे हैं, मोस्टली क्या करते थे, सभी लोग खेती क्या करते थे, तो खेती पर आपका टैक्स था। खेती की जो उपज थी उसका 1/6 हिस्सा राज्य को कर के रूप में देना होता था। यानी कि अगर आपने 6 बोरी अनाज आपने उगाया है तो 1 बोरी किसके पास चला जाएगा, राज्य के पास चला जाएगा। इसके अलावा लोहा, तांबा, वस्त्र, इन सब पर टैक्स लगाया जाता था। जो पशुपालक हैं और जो चरवाहे हैं उनसे पशुओं की गिनती के आधार पर उनसे टैक्स लिया जाता था। वन से, जो भी जंगलों से प्राप्त लकड़ी, शहद है, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। तो महाजनपद काल के समय कृषि क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। लोहे का प्रयोग
लोगों ने करना शुरू कर दिया था, तो इसमें लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, जिससे भूमि की जो उत्पादकता है वो और ज्यादा बढ़ने लगी। धान की नई नई किस्मों की शुरुआत हुई। तो ये था आपका महाजनपद काल, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से आपके 16 महाजनपद है, उनकी राजधानियां हमने देखी, और हमने इसमें कौन कौन से महाजनपद पे गणराज्य था हमने वो देखा। उसके बाद जो मगध महाजनपद था, जो आगे चलकर बहुत शक्तिशाली बना, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। हमने ये देखा कि इसमें 3 वंश है जिन्होंने शासन किया, हयर्क वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश। उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में अगली वीडियो में। तो आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।